नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 61 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस सेशन के शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पूछता है अल्डोस्टेरोन कॉजेस, ऑप्शन में देखिए, इंक्रीज इन सोडियम रीएब्सॉर्प्शन, इंक्रीज इन पोटेशियम रीएब्सॉर्प्शन, डिक्रीज इन बाइकार्बोनेट रीएब्सॉर्प्शन या फिर डिक्रीज इन वाटर रीएब्सॉर्प्शन। देखो, अल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड से एड्रिनल ग्लैंड से वो सिंथेसाइज होता है। तो इसका जो फंक्शन है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में आता है। तो यहाँ से क्या सही ऑप्शन होगा दोस्तों? तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा कि अल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम आयन के रिटेंशन को बढ़ाता है, इसके रीएब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है दोस्तों। देखो, रीएब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन में कभी कंफ्यूज मत होना। जो किडनी से निकलने वाला ये यूरेटर है, ये आगे चलता है और इसके अंदर जो इसका फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। तो उस नेफ्रॉन से क्या होता है, जो भी हमारे ब्लड में रीएब्सॉर्ब हो रहा है ना, ब्लड में आ रहा है, नेफ्रॉन से ब्लड में जो आ रहा है उसे रीएब्सॉर्प्शन कहेंगे। और हमारे ब्लड से जो उसके अंदर सिक्रीट हो रहा है नेफ्रॉन के अंदर, वो बाद में आखिरी में ये यूरिन में चला जाएगा तो उसे हम सिक्रीशन कहेंगे। जो हमारे ब्लड से जा रहा है उसे सिक्रीशन कहना है, और जो यहाँ नेफ्रॉन से हमारे ब्लड में अंदर एब्सॉर्ब हो रहा है उसे रीएब्सॉर्प्शन बोलना है। तो यहाँ पे अल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम के रिटेंशन को बढ़ाएगा, सोडियम को रीएब्सॉर्ब करेगा, हमारे ब्लड के अंदर उसे खींच करके लाएगा दोस्तों, है ना। और ये पोटेशियम का लेवल जो है वो डिक्रीज होता है, उसके सिक्रीशन हो जाता है, इसमें हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे बाइकार्बोनेट का भी रीएब्सॉर्प्शन करता है अल्डोस्टेरोन, और वाटर का भी रिटेंशन बढ़ाता है, उसको रीएब्सॉर्ब कर लेता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को याद रख लेना अल्डोस्टेरोन के रिलेटेड। और इसका एंटागोनाइज करने के लिए जो ड्रग है वो होता है स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है, अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट स्पाइरोनोलैक्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द ओनली रूट थ्रू विच प्रोटॉन आयंस आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। देखो, बॉडी से प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो कौन सा ऑर्गन होगा? यहाँ पे देखिए, लंग्स, स्टमक, किडनीज या फिर नन ऑफ दिस। यहाँ से सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए एक ही ऑर्गन है, वो है किडनी। किडनी ही एक ही रास्ता है जो प्रोटॉन को एलिमिनेट कर सकती है हमारे बॉडी से। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, याद रखिएगा, प्रोटेक्ट द किडनीज, वरना प्रोटॉन लीक हो जाएगा। बच्चों की नीज जो होती है ना, उसे किडनीज बोलेंगे हम, है ना। तो प्रोटेक्ट द किडनीज, वरना प्रोटॉन बाहर चला जाएगा। तो किडनी से प्रोटॉन बाहर जाता है, इसे याद रखिएगा। अगर प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो प्रोटॉन बाहर चला जाए। तो किडनी ही एक ही रास्ता है जो प्रोटॉन को बाहर निकाल सकती है। देखो, यहाँ पे एक एसिड बेस डिसऑर्डर पे क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस पे अगर क्वेश्चन बनेगा ना तो काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसे हम यहाँ पे समझेंगे। देखो, पूछा है रेस्पिरेटरी अल्कैलोसिस इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। देखो, रेस्पिरेटरी अल्कैलोसिस ये एक एसिड बेस डिसऑर्डर है। तो हमें बताना है कि इस केस में किसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, डिक्रीज, है ना। तो ऑप्शन देखिए, कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर बोथ ए एंड सी, कार्बोनिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको बता दूं, ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड सी, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। यहाँ पे कार्बोनिक एसिड का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी कॉन्सेंट्रेशन जब कम हो जाता है प्लाज्मा में, तो रेस्पिरेटरी अल्कैलोसिस कंडीशन होती है। तो इन सारे एसिड बेस्ड डिसऑर्डर के टाइप को हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, ये एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड है, ये वोलेटाइल एसिड है हमारे बॉडी में, और प्रीडोमिनेंटली वोलेटाइल एसिड का नाम है ये कार्बोनिक एसिड। तो इसमें से जब हम प्रोटॉन को साइड में निकाल लेते हैं तो बचेगा बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये एक बेस होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, जो एक हाइड्रोजन लेस है इस एसिड से, ना। तो ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। एसिड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है एसिडिटी होगी, और ये अगर डिक्रीज हो जाएगा बहुत सारे लेवल में तो ये अल्कैलोसिस कराएगा। और ये बेस है, बेस बढ़ेगा तो अल्कैलोसिस कराएगा, और डिक्रीज होगा तो एसिडोसिस कराएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे दो चीज़ों की। यहाँ पे देखिए, रेस्पिरेटरी अल्कैलोसिस पूछा है हमें, है ना। तो यहाँ पे दो टाइप होते हैं, एक मेटाबॉलिक होगा और रेस्पिरेटरी होगा। ठीक है, दोनों में एसिडोसिस और अल्कैलोसिस होते हैं। देखो, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कैलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कैलोसिस। ठीक है, समझते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और इसको अभी यहाँ पे क्लियर भी कर देंगे दोस्तों। मेटाबॉलिक है ना, तो इसमें देखिए मेटाबॉलिक, तो मेटा में बाय लाइएगा, मेटा में बाय लाइएगा। जैसे मेटाबॉलिक की बात चल रही है तो आपको बाय की बात करनी है, यानी बाय कार्बोनेट। ठीक है, मेटाबॉलिक की बात आएंगी तो मेटा बाय,
तो मेटा जब भी आएगा तो बाय बोलना है, यानी बाइकार्बोनेट को याद रखिएगा। इसका पूरा कंसेप्ट जो है बाइकार्बोनेट से रिलेटेड है। और हमने अभी कहा था बाइकार्बोनेट जो है वो बेस है, इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो बेस अगर बढ़ेगा तो अल्केलॉसिस होगा। तो मेटाबॉलिक अल्केलॉसिस के केस में बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ेगा दोस्तों। अगर ये बेस कम हो जाएगा तो एसिडोसिस होगा। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस में बाइकार्बोनेट डिक्रीज होगा। जब भी मेटाबॉलिक की बात हो रही है तो मेटा आएगा तो बाय बोलना ही है। तो बाइकार्बोनेट, एसिडोसिस बोलेंगे तो बाइकार्बोनेट कम हो जाएंगे, अल्केलॉसिस बोलेंगे तो बाइकार्बोनेट बढ़ जाएंगे। अब बात करेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कलॉसिस में। तो इस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो कार्बोनिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होगा दोस्तों। H2CO3 ये एसिड है, तो इसका लेवल अगर बढ़ेगा तो एसिडोसिस करेगा और कम होगा तो अल्कलॉसिस करेगा। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात करेंगे तो इसका लेवल बढ़ रहा है। रेस्पिरेटरी अल्कलॉसिस की बात करें तो कार्बोनिक एसिड का लेवल डिक्रीज हो रहा है। तो इसी के रिलेवेंट COO यानी CO2 जो है, हमें पता है COO जो होता है वो एसिड होता है। तो उसी के रिलेवेंट CO2 को भी यहाँ पे आपने याद रखना है कि एसिडोसिस अगर हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, तो उसका मतलब CO2 का लेवल बढ़ा हुआ है। और रेस्पिरेटरी अल्कलॉसिस हुआ है तो CO2 का लेवल डिक्रीज हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस को समझ चुके हैं, मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलॉसिस, ये चारों एसिड बेस्ड डिसऑर्डर को आप यहाँ पे समझ चुके हैं। इसी पर बेस्ड हम इसके कॉजेटिव क्लिनिकल कॉजेज को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक दो क्वेश्चंस के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लिनिकल कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ऐसा कौन सा क्लिनिकल कॉज है जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराएगा। ऑप्शन में दिया है सैलिसाइलेट पॉइजनिंग, सीवियर अस्थमा, डायबिटिस मेलाइटस या फिर हाइपोकैलेमिया। देखो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने वाला है तो इसके लिए ये डायबिटिस मेलाइटस कीटो एसिडोसिस की कंडीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, उससे हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन के बारे में देखो। सैलिसाइलेट पॉइजनिंग जब होता है तो ये रेस्पिरेटरी अल्कलॉसिस कॉज कर सकता है। सीवियर अस्थमा जब होता है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज कर सकता है। और हाइपोकैलेमिया यानी पोटेशियम का लेवल अगर कम हो जाए तो ये मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस कॉज कर सकता है दोस्तों। देखिए इसे याद रखिएगा, अगर इस पर सवाल बनता है तो ट्रस्ट में आपका ही सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है मैच द फॉलोइंग क्लिनिकल कॉजेस विद देयर रिस्पेक्टिव एसिड बेस्ड डिसऑर्डर। उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्लिनिकल कॉजेज जो है वो बदल चुके हैं। देखो यहाँ पे बोला है सीवियर ओमिटिंग क्या कराएगा, सीवियर डायरिया क्या कराएगा, न्यूमोनिया क्या कराएगा, और हाइपर वेंटिलेशन यानी ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन का सप्लाई अगर हम कर देते हैं 100% तो क्या होगा। तो इसके लिए यहाँ पे आगे आपको एसिड बेस के डिसऑर्डर दिए हैं, इनके साथ में मैच करना है। तो हमने तो यहाँ पे सीधा सीधा सामने ही लिख दिया है इसका जवाब आपको। यहाँ पे देखिए सीवियर वोमिटिंग अगर होता है तो इससे मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस हो सकता है। सीवियर डायरिया होगा तो यहाँ से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। फिर बात करेंगे न्यूमोनिया होता है तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और हाइपर वेंटिलेशन 100% ऑक्सीजन का सप्लाई करेंगे तो रेस्पिरेटरी अल्कलॉसिस हो सकता है दोस्तों। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बोला है एट अ नॉर्मल ब्लड पीएच 7.4 द रेशियो ऑफ बाइकार्बोनेट टू कार्बोनिक एसिड इज HCO3 - 2 H2CO3 इज। तो ये बाइकार्बोनेट हुआ और ये कार्बोनिक एसिड, इनका रेशियो क्या होगा वो पूछा है नॉर्मल ब्लड पीएच में 7.4 में। ऑप्शन में देखिए 1:10, 10:1, 1:20 या फिर 20:1। तो इसका जवाब बहुत ही आसान है दोस्तों, आप यहाँ से एक बार देख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। देखो ये बाइकार्बोनेट टू कार्बोनिक एसिड, देखो ये बाइकार्बोनिक है, बाइकार्बोनिक है ना। अगर सी को हम सी बोले तो ये 20 हो जाएगा ना, 20, तो ये होगा 20। और ये बाइ के नीचे जो है कार्बोनिक इक इक है तो यहाँ पे 1 आएगा। तो 20:1 रेशो होगा बाइकार्बोनेट टू कार्बोनिक एसिड का एट द ब्लड पीएच 7.4। तो ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों इसका। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की लाइफ टाइम PDF मेंबरशिप को आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 2000 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए, बाय कंट्रीब्यूटिंग यूजिंग ट्रांजेक्शन ऐप पेटीएम, फ़ोनपे या फिर गूगल पे से आप ये ट्रांजेक्शन को कर सकते हो यूजिंग हमारे मोबाइल नंबर को 8087339648 पर। और कोई भी क्वेरी के लिए आप लोग इसी नंबर पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। और जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहां पे आपको ये सारा का सारा मटेरियल PDF के फॉर्म में मिल जाएगा दोस्तों, जो आपके रिवीजन के काम आएगा। सो कोशिश करिएगा जल्द से जल्द इस मेंबरशिप का फ़ायदा ले सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
नेक्स्ट पूछा है द सीरम एंजाइम यूज टू इवैल्यूएट पैनक्रियाटिक फंक्शन इज। पैनक्रियाटिक का फंक्शन को चेक करने के लिए कौन सा हमें एंजाइम का इवेल्युएशन करना पड़ेगा? ऑप्शन में देखो, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, अमाइलेज, आस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज या फिर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अमाइलेज। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा। देखो, अमूल की आइसक्रीम, अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसकी जो पैकिंग आती है ना वो बहुत क्रिएटिव होती है। तो अमूल की पैकिंग क्रिएटिव है, अमूल की पैकिंग क्रिएटिव है, यानी पैकिंग क्रिएटिव, पैक क्रिएटिव यानी पैनक्रिया, इससे याद रहेगा। और अमूल, अमूल से इस अमाइलेज एंजाइम को याद रखिएगा। इसी को इवैल्यूएशन करना होता है सीरम में, ताकि हम पैनक्रिया का फंक्शन को चेक कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द सीरम एंजाइम इलेवेटेड इन अल्कोहलिक सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर जब होता है अल्कोहलिज्म की वजह से, तो इसमें कौन से एंजाइम का लेवल बढ़ेगा दोस्तों, इलेवेट होगा? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, अलानिन ट्रांसअमाइनेज, अस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज या फिर गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज। बहुत ही आसान सवाल होगा दोस्तों। देखो यहाँ पे ये ऑप्शन डी सवाल का जवाब होगा। गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज का लेवल इसमें बढ़ जाएगा सीरम के अंदर जब अल्कोहल की वजह से सिरोसिस ऑफ लीवर होगा। देखो, अल्कोहल को पीने की वजह से अगर सिरोसिस हो रहा है लीवर का, तो कितना सारा अल्कोहल पिया है, क्योंकि उसे कितना ज़्यादा गम होगा, है ना, गम होगा तो अल्कोहल पिएगा। गम को क्या बोल सकते हैं हम, ग्लू को भी गम बोलते हैं ना, चिपकाने के काम आता है। तो गम यानी दुख भी अगर ज़्यादा होगा और उसके लिए गम को ग्लू बोलता है, तो गम ग्लू यानी गामा ग्लू, है ना, गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज का लेवल जो है वो बढ़ेगा अल्कोहल की वजह से जब सिरोसिस ऑफ लीवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स इज। एड्रेनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स हिस्सा होता है, बाहरी हिस्सा होता है, ये देखो ये किडनी है, किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होता है, जो उसका बाहरी बाहरी आउटर एरिया होता है उसे कॉर्टेक्स एड्रेनल बोला जाता है, और जो बीच में का होता है मिडल, उसे एड्रेनल मिडुला बोला जाता है। तो हमें पूछा है एड्रेनल कॉर्टेक्स कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज कर सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एड्रेनालिन, अल्डोस्टेरोन, नॉर एड्रेनालिन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो जो कॉर्टेक्स एरिया है, बाहरी जो एरिया है, ये अल्डोस्टेरोन को सिंथेसाइज करता है, और जो मिडुला होता है दोस्तों वो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन जैसे हार्मोन्स का सिंथेसिस कर सकता है। दोस्तों एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, मिडुला जो है इनसे रिलेटेड होगा और ये अल्डोस्टेरोन से होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेक्स हार्मोन्स भी सिंथेसाइज होते हैं छोटे बहुत प्रमाण में, जैसे एंड्रोस्टेन, इस्ट्रोजन जैसे हो गए दोस्तों। ठीक है, ये एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है अल्डोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द हार्मोन इसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है? तो ऑप्शन में देखो, प्रोजेस्टेरोन, इस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल या फिर प्रोलैक्टिन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रोजेस्टेरोन। इसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक्स है, तो प्रोजेस्टेरोन के नाम में ही प्रोज से प्रेगनेंसी बनेगा दोस्तों, है ना, प्रोज है तो प्रेगनेंसी बनेगा। तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। और इम्प्लांटेशन ऑफ ओवम, ठीक है, वही तो हो रहा है, प्रेगनेंसी उसी के बाद में होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को ज़रूर दबाना है दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।